The next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. 13 अगस्त 2007 19 साल की एशली वॉलेंस अपनी मदर के साथ ड्रिंक करने के बाद अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जब उसकी मदर उसे उठाने के लिए आती है तो वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है किसी बात का, ना ही आंखें खोल रही होती है एंड बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव अपने बेड पर पड़ी हुई रहती है। उसके बराबर में एक बहुत बड़ी सी अल्कोहल की बोतल रखी होती है, कुछ प्रेस्क्रिप्शन पिल्स पड़ी होती हैं एंड एक लेटर रखा होता है। उस लेटर में वो कन्फेस करती है कि उसने 2 लोगों की जान ली है। पहले थे डेविड कास्टर एंड दूसरे थे माइकल वॉलेंस एंड ये उसके फादर थे। वो कन्फेस करती है कि उसने अपने फादर की जान ली है एंड वो डिटेल्स भी बताती है कि उसने उन्हें कैसे मारा था। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ इतनी थी कि ये लेटर उसने कभी लिखा ही नहीं था। इस सब की शुरुआत होती है 1999 वीट्स स्पोर्ट न्यूयॉर्क से। 11 साल की एशली वॉलेंस अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसकी फैमिली में उसके फादर माइकल वॉलेंस, मदर स्टेसी वॉलेंस एंड सिस्टर ब्री थे। बट एशली के जो पेरेंट्स होते हैं माइकल एंड स्टेसी, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी आजकल एंड काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान रहने लग गए थे एक दूसरे से। तो एंड उसकी जो मदर थी वो माइकल से डिवोर्स लेने के बारे में भी सोच रही थी एंड उन्होंने डिसाइड करा था कि वो अब ये जो क्रिसमस आ रहा है उसके बाद माइकल से डिवोर्स के बारे में बात करने वाली थी एंड उसके बाद उनका डिवोर्स होने वाला था। इसी दौरान एशली नोटिस करती है कि उसकी जो मदर है उनके बिहेवियर में वो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखती है। वो देखती है कि वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाती थी अचानक से। तो ये इस तरह से उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है इस सब के बाद। एंड इसी साल दिसंबर में जो माइकल उसके फादर थे एशली के, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है एंड वो इसके बाद अपना ज़्यादातर टाइम बेड पर ही गुजारने लग जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं। एंड जब वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो डॉक्टर को बताते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसे ड्रंक सा फील होने लग जाता है। तो डॉक्टर उन्हें ईयर इन्फेक्शन बताकर घर भेज देता है कुछ दवाइयों के साथ। एंड दिसंबर में ही क्रिसमस के टाइम पर जब वो अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है डिनर के लिए अपनी फैमिली को लेकर, तो जब उसकी सिस्टर ने इतने टाइम बाद उसको देखा तो वो इस तरह से उसको डिस्क्राइब करती हैं कि जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो उन्हें लगा ये बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। मतलब उसका जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। एंड वो उससे पूछती भी है माइकल से कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे अजीब सा लग रहा है फेस। तो माइकल ने बोला कि बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए लग रहा है। तो फिर उसकी सिस्टर ने भी जाने दिया बात को। The first time that I noticed my brother, he was like bloated. His face was bloated, his hands were bloated. I asked him what was wrong and he said, I haven't been feeling well. I got a cold, you know, that kind of stuff. Okay. 11 जनवरी को एशली वॉलेंस जब अपने घर पर आती है स्कूल से तो वो देखती है कि उसके फादर जो हैं वो आराम कर रहे होते हैं लेटे हुए, जो कि वो काफ़ी टाइम से अब लेटे हुए ही थे, आराम ही कर रहे थे अपने घर पर रहकर। तो उसे लगता है सब कुछ नॉर्मल है एंड वो जाती है एंड उनके बराबर में टीवी रखा होता है उसको ऑन कर देती है एंड देखने लग जाती है। एंड जब वो थोड़ा सा नोटिस करती है अपने फादर की तरफ, उसे दिखता है कि उसके जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं एंड फिर वो अचानक से अपना हाथ उठाते हैं एंड फिर हाथ नीचे गिर जाता है उनका। Came home and I called my mom to tell her that I was home and he was laying on the couch. I got off the phone with her and I turned the TV on. I remember him making this funny noise. He put his arm up, then he put his arm back down, and that was the last time that he moved. I left to go to her and I got home, and when I got home, Stacy had just got home too because she was going to take my dad to the doctors. I remember I was standing right behind her and when I looked in, my dad's feet were this purple color. एशली को कुछ ठीक नहीं लगता, वो अपनी मदर को बुलाती है एंड वो सब लोग उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं एंड फिर वहाँ पर डॉक्टर उन्हें डेड घोषित कर देते हैं। डेथ का रीज़न बताया जाता है हार्ट अटैक। एंड हैरानी की बात ये थी जब पुलिस वगैरह वहाँ पर आती है उनके घर पर एंड वो पूछती है कि क्या आपको बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजना है। बेसिकली ऑटोप्सी से हमें ये पता लग जाता है कि इंसान के बॉडी में मरने से पहले क्या चल रहा था। मतलब उसे पॉइजन वगैरह तो नहीं दिया गया था या फिर कुछ ऐसा अजीब तो नहीं हुआ था उसकी बॉडी में। इस पर उसकी जो वाइफ थी स्टेसी वो एकदम से मना कर देती है। मतलब सिस्टर फिर भी राज़ी थी उनकी कि चलो हाँ करवा लेते हैं, लेकिन जो उसकी वाइफ थी स्टेसी वो एकदम मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं करवाना। माइकल को बिल्कुल पसंद नहीं थे ये मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह, उसने बिल्कुल मना करा हुआ था, तो बिल्कुल भी नहीं करवाना। We say, are you going to have an autopsy? She looked at me and she says, Rosie, you know he didn't like being cut up in surgery and everything like that. She says no. तो फिर माइकल की बॉडी की ऑटोप्सी नहीं करवाई जाती है एंड माइकल की मौत का सीक्रेट उसी के साथ दफन हो जाता है।
माइकल की डेथ के बाद माइकल का जो इंश्योरेंस मनी था $55,034 वो जाता है उसकी वाइफ स्टेसी वॉलेंस को। एंड स्टेसी उस पैसे से अपने जो घर था उसको रेनोवेट करवाती है, अपनी बच्चियों को डिज्नीलैंड लेकर जाती है। एंड फिर उसकी जो बेटी थी वो तो अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाई थी इस चीज़ से कि उनका जो फादर है वो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो कभी भी अपने फादर से अब नहीं मिल सकती। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी अभी तक इस बात पर, उनसे रिकवर किया नहीं जा रहा था। लेकिन जो बट एशली ने नोटिस करा कि उसकी जो मदर है वो एकदम नॉर्मल हो गई हैं, जैसे वो पहले रहती थी वो दोबारा से अब वैसे ही रहने लग गई हैं। उनको ज़रा सा भी मतलब दुख नहीं है इस बात का। I just never understood why she didn't cry. I always thought it was because she didn't want me and my sister to see her upset. सबके एक साल बाद 2001 में स्टेसी वॉलेंस एक इंसान से मिलती है जिसका नाम था डेविड कास्टर। डेविड कास्टर की खुद की एक कंपनी थी जो कि काफ़ी अच्छा कर रही थी एंड वो काफ़ी पैसे वाला आदमी था, बट उसका अभी अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था एंड उसका एक बेटा था। बेटे से उसके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट वाइफ से इतना उसका मिलना मिलना अब नहीं रहा था। एंड ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं एंड फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। एंड फिर 16 अगस्त 2003 को ये लोग अचानक से शादी कर लेते हैं जिसके बारे में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था एंड सब शॉक हो जाते हैं। शॉक इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि डेविड के साइड का कोई भी इंसान नहीं बुलाया गया था शादी में, मतलब डेविड के रिलेटिव्स वगैरह तक नहीं एंड इवन उसका खुद का बेटा तक शादी में नहीं इन्वाइटेड था। They had gotten married and did not tell anybody. I had no idea he was getting married. स्टेसी शादी हो जाती है एंड उसके बाद स्टेसी एकदम से अपनी बेटियों को लेकर डेविड के घर में शिफ्ट हो जाती है। एंड ऑब्वियसली उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आता है बिकॉज डेविड तो अच्छा खासा पैसे वाला आदमी था, तो फिर उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है एंड स्टेसी एंड डेविड काफ़ी अच्छे से अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। बट जो उसकी बेटियां थी वो कभी भी अप्रूव नहीं करती डेविड को एज अ फादर, बिकॉज ऑब्वियसली उनके फादर की अभी डेथ हुई थी एंड वो एकदम से अपने फादर को ऐसे रिप्लेस होते हुए तो नहीं देख सकती थी एंड उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता स्टार्टिंग में तो डेविड। एंड डेविड उनसे कहता भी है कि मैं तुम्हारा फादर बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, स्टिल तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। एंड धीरे धीरे इन लोगों का रिलेशन भी अच्छा होता जा रहा है। एक्चुअली बताती है कि जब वो ग्रेजुएट होने वाली थी तो डेविड से ज़्यादा खुश आदमी इस दुनिया पे कोई नहीं था। Could see the smile on his face at my graduation party. It's just like he's like a proud father. लेकिन जैसे जैसे ये दो बच्चियां अपने स्टेप फादर के क्लोज आती जा रही थी वैसे ही स्टेसी एंड डेविड के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी, उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लग गई थी एंड फिर एक दिन पुलिस के पास ये डिस्टर्बिंग कॉल आती है। Police Communications, can I help you? My name is Stacey Caster. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. 22 अगस्त 2005 के दिन स्टेसी कॉल करती है पुलिस को एंड बताती है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया था एंड ये झगड़ा कम से कम 7 घंटे तक चला था। एंड इसके बाद डेविड गुस्सा होकर अपने हाथ में एक बोतल लेकर अल्कोहल की अपने कमरे में चला गया एंड उसने कमरा बंद कर दिया। एंड डेविड अब काफ़ी घंटों से अपने कमरे के अंदर है, वो आवाज़ लगा रही है तो डेविड कुछ बोल नहीं रहा है, डेविड सुन नहीं रहा है, ना दरवाज़ा खोल रहा है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है अपने हस्बैंड की। तो प्लीज़ आप आ जाइए मेरे यहाँ पर एंड चेक करिए कि क्या मेरा हस्बैंड ठीक है या फिर नहीं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी फ़ोन कॉल पर। Hey, don't cry. We're going to check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Well, his father died a month ago and he's been kind of weird acting the last month. जब सुनकर पुलिस फ़ौरन से उसके घर पर जाती है एंड जब वो दरवाज़ा तोड़कर उसके कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि डेविड अपने बिना कपड़ों के उल्टा लेटा हुआ है एंड उसके जो टेबल है जिस टेबल पर अल्कोहल की बोतल रखी है उसी के बराबर में एक ग्लास के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डार्क कंसिस्टेंसी का ग्रीन लिक्विड रखा हुआ है। एंड जब वो उसके बेड के बराबर में देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एंटी फ्रीज़र पड़ा हुआ है। पुलिस को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती हैं ये सारी चीज़ें जो उन्हें क्राइम सीन पर मिलती हैं। डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं, चेक करते हैं एंड फिर वो वहाँ पर बताते हैं कि डेविड कास्टर की डेथ हो चुकी है। How does this happen again? Like how do you lose someone that's such a big part of your life again? क्राइम सीन देखने से यही लग रहा था कि ये एक सुसाइड है। एंड जब पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन वगैरह चेक कर रहे होते हैं तो एक ऑफिसर थोड़ा किचन की साइड पर जाता है तो वो देखता है कि किचन का जो डस्टबिन है उसके अंदर वो ड्रॉपर जो होता है ना वो पड़ा हुआ है एंड उसमें भी टिप पर उसके ग्रीन लिक्विड था। Antifreeze in it. What's it doing in the kitchen trash when he's locked himself in the bedroom? एंड वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है बिकॉज अगर डेविड अपने कमरे में था एंड उसके कमरे में ग्रीन लिक्विड था एंड वो उससे मरा है तो फिर ये ग्रीन लिक्विड किचन में क्या कर रहा है। पुलिस को भी कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि ये सुसाइड है, मर्डर है, लेकिन उन्हें कुछ तो शक था कि कुछ तो गड़बड़ है इस सब में। तो वो अपने साथ ले जाते हैं थोड़ी सी पूछताछ वगैरह करने के लिए। स्टेसी वहीं से अपनी बेटी को एशली को कॉल मिलाती है कि डेविड की डेथ हो चुकी है एंड एशली ये सुनकर बिल्कुल ही टूट जाती है बिकॉज उसके एक फादर की अभी डेथ हुई थी एंड दूसरे फादर जिनसे उसने
अभी अभी बॉन्ड बनाना शुरू करा था अपना, वो उनके साथ अच्छे से रहने लग गई थी, उनके साथ अच्छे से बिहेव करने लग गई थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। Stacy gets on the phone and she had sounded like she was upset and everything. So I was like, what is it? And she's like, David passed away. तो एशली तो बिल्कुल टूट जाती है ये सब सुनकर, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एंड जब डेविड की विल पढ़ी गई तो उसमें ये पता चला कि उसने अपनी सारी चीज़ें, अपनी कार्स, अपनी कंपनी, अपना सब कुछ जो है वो स्टेसी के नाम पर कर दिया है। एंड ये सुनकर जो उसका जो बेटा था उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब क्या मेरे फादर मुझसे नफरत करते थे। I don't even believe my name was mentioned in it. My first feelings on that were my father really did not like me. I thought he was just pissed at me, like wanted nothing to do with me and never wanted anything to do with me again. डेविड की डेथ के 1 साल बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं एंड ये सब देखकर डिटेक्टिव शॉक हो जाते हैं, बिकॉज जो ड्रॉपर था जिसमें कि ग्रीन लिक्विड उन्हें मिला था, उसकी जो टिप थी उसके एंड पर डीएनए मिला था डेविड का। एंड जो ग्लास था जिसमें कि ग्रीन लिक्विड रखा हुआ था, जो कि डेविड के कमरे से मिला था, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो थे स्टेसी के। एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि डेविड उस रात पर बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था। जैसे कि स्टेसी बता रही थी कि वो अल्कोहल की बोतल लेकर गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, गुस्से में था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी बॉडी में अल्कोहल के तो बिल्कुल भी निशान नहीं दिखे, स्पेशली उस दिन तो उसने बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं छुई थी। Singular point right there. My thought processes go from probable suicide to almost certainly a homicide. 7 सितंबर 2007 को स्टेसी को दोबारा बुलाया गया पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए। एंड जब वो वहाँ पर आई तो पुलिस ने उन्हें बताया कि जो आपके एक्स हस्बैंड थे माइकल वॉलेंस, हमने उनकी बॉडी निकाली थी उनकी कब्र में से एंड उनकी बॉडी में भी हमें यही ग्रीन लिक्विड मिला है जो कि हमें डेविड की बॉडी में मिला था। इसी पूछताछ के दौरान जब डिटेक्टिव जो है उससे थोड़ा बहुत पूछते हैं कि जिस रात में आपने वो ग्रीन लिक्विड, वो बता रही थी कि वो ग्रीन लिक्विड जो है एक ड्रिंक थी जो कि उसी ने लाकर डेविड को दी ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। तो डिटेक्टिव ने पूछा कि इस ड्रिंक को, जो उसने नाम बताया था उस ड्रिंक का, कि ये ड्रिंक आपने लाकर दी तो फिर क्या हुआ। तो उस ड्रिंक का नाम लेने की बजाय उसने बोला कि जब मैं एंटी फ्रीजर लाई, तो एकदम से बोली नहीं मेरा मतलब जब मैं वो ड्रिंक लेकर आई। Stacy, there's 2 glasses on here. Can you tell me which glass it was that you recall bringing into the room when you gave him cranberry juice? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Those of us that were watching the interview went, oh my God, that was a Freudian slip that she couldn't control. And she said, I don't like this. You're trying to frame me. You're trying to pin this on me. And I'm done. And she stopped the interview. It was apparent that Stacy was extremely nervous. We decided the next step would be to obtain wiretap on Stacy's phones. यहीं पर डिटेक्टिव्स को उस पर शक हो गया था, बिकॉज उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि उसने एकदम से नाम पलट दिया था। 14 सितंबर को इस सब के 1 हफ्ते बाद पुलिस को काफ़ी ज़्यादा शक हो चुका था स्टेसी पर एंड उसने उसकी सारी फ़ोन कॉल्स को टेप करना शुरू कर दिया था। वो सब सुनने लग गए थे कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, एंड वो एक मौका ढूंढ रहे थे कि उसे कुछ तो सबूत मिल जाए पुलिस को स्टेसी के खिलाफ। एंड इसी बीच जब पुलिस ये सारी बातें सुननी होती है स्टेसी की, वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, क्या बात हो रही है, इसी बीच स्टेसी पुलिस को एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग कॉल करती है। Investigators who are listening on the wiretap hear a 911 call from Stacy Castor. I need an ambulance. What's the problem? My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's okay. I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, this is not happening. वो पुलिस को कॉल करती है एंड उन्हें ये बताती है कि उनकी जो बेटी थी उसने अल्कोहल पी लिए, बहुत सारी प्रेस्क्रिप्शन पिल्स खा ली हैं एंड उसने एक लेटर छोड़ा है। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, वो कुछ बोल नहीं रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो जिंदा है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। एंड उसने एक लेटर छोड़ा है जिसमें कि उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लिख दिया है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ ऐसी लिख दी है उसने कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। She left a letter. What? She left a letter? Left a note. पुलिस भागी उसके घर पर जाती है एंड वो देखती है कि उनकी बेटी ऐसे पड़ी हुई है, तो वो उसे उठाती है, हॉस्पिटल पर रश करती है एंड वो उसे हॉस्पिटल बेड पर लेकर जाती है एंड वहाँ पर वो उसका इलाज करना शुरू करते हैं। एंड 24/7 पुलिस वहीं पर थी एंड वो मेक श्योर कर रही थी कि कोई भी आकर एशली को कुछ करके ना चला जाए, क्योंकि अब एशली उनकी एक आखिरी उम्मीद थी जो कि उन्हें यह बता सकती थी कि उसके जो दोनों फादर थे उनके साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी।
लेकिन अगर एशली इस सबको सर्वाइव नहीं कर पाती एंड उसकी डेथ हो जाती है तो फिर यही मान लिया जाएगा कि एशली ने ही उन दोनों को मारा था। I can tell you that that is one of the lowest moments of my life. I would have accepted partial responsibility for the death of Ashley Wallace. एंड इसी सब के बीच जब एशली अपने हॉस्पिटल में थी एंड वो लड़ रही थी अपनी ज़िंदगी के लिए, तभी स्टेसी पुलिस को वो लेटर देती है जो कि उसके पास मिला था एंड उसमें एशली ने अपना साइन भी करा था एट द एंड। एंड उस लेटर में लिखा था कि मैंने ही अपने दोनों फादर्स को मारा है एंड ये एक कन्फेशन है एंड मैं अपनी मदर को इतना ज़्यादा दुखी नहीं देखना चाहती थी। मेरे जो दोनों फादर थे वो मेरी मदर को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा मारा करते थे एंड इसीलिए मैंने अपने फादर्स को मार दिया। एंड उसमें डिटेल्स लिखी थी कि उसने अपने इन दोनों फादर को कैसे मारा, क्या लिक्विड दिया, क्या प्लानिंग करी थी, कैसे मारा एंड ये सब कुछ उसने पूरी डिटेल में बताया हुआ था उस लेटर में। बस बात इतनी सी थी कि वो जो लेटर था वो प्रिंटेड था, उसमें ना ही कोई हैंड राइटिंग थी ना ही कुछ साइन वाइन था, उसमें बस नीचे एशली का नाम लिखा था। उसको पहले तो ये बात लगी कि जिस टाइम पर ये सब किलिंग्स वगैरह हुई थी ये दोनों, तब एशली 11 साल की थी एंड एक 11 साल की बच्ची इतना इलेबोरेट प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? पहले तो पुलिस को यही अजीब लग रहा था एंड दूसरी बात अगर उसे यही कन्फेस करना तो वो हाथ से भी तो लिख सकती है। मतलब उसे क्या ज़रूरत है कि वो जाए कंप्यूटर पे टाइप करे, अपना नाम टाइप करे, ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। तो पुलिस ऐसे इमीडिएटली तो कोई डिसीजन नहीं बनाती, वो वेट कर रही थी कि एशली उठे एंड वो बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। लकीली एशली जिंदा बच जाती है। एशली को बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल रश कर दिया गया था बिकॉज पुलिस हमेशा बातें सुन रही थी स्टेसी की कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, तो फिर उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी थी उसके पास पहुँचने की एंड एशली को हॉस्पिटल ले जाने में। इसीलिए लकीली एशली जिंदा बच गई थी एंड वो जैसे ही उठती है तो उसकी जो मदर थी स्टेसी वो एकदम भागते हुए उसकी तरफ को आती है एंड उसे बोलती है कि सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा एंड तुमने ऐसा क्यों करा एंड ऑल दैट बोलने लग जाती है। लेकिन पुलिस उसे साइड करती है एंड फिर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या याद है तुम्हारे साथ आखिरी बार क्या हुआ था एंड लेटर तुमने लिखा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है? I actually woke up in the hospital and I had no idea what day it was. I had no idea where I was. And the next thing I remember is Stacy coming in and touching my hair. And I look up and I remember seeing a police officer standing right next to her. She said to me something like, I'm sorry, I love you, and then she just left. एंड फिर हमें पता चलती है एशली के साइड ऑफ द स्टोरी। 12 सितंबर को पहला दिन था एशली का अपने नए स्कूल में एंड वो वहाँ पर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है एंड वो चाह रही होती है कि उसका दिन अच्छे से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो। एंड तभी उसकी क्लास में एक टीचर आती है एंड वो उनसे बोलती है कि एशली तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुमसे को मिलने के लिए कोई आया है। वो जब ऑफिस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह आई हुई होती है एंड वो उन्हें बताती है कि पुलिस ने उसके जो फादर थे माइकल वॉलेंस, उनकी जो बॉडी थी वो कब्र से निकाल ली है ये चेक करने के लिए कि उनकी बॉडी में कुछ दिक्कत तो नहीं थी मरने से पहले। वो चाहते तो घर पर भी जा सकते थे डायरेक्टली स्टेसी को बताने, लेकिन वो इसलिए नहीं गए बिकॉज उन्हें स्टेसी पर शक था एंड अगर वो स्टेसी को डायरेक्टली बता देते तो मे बी वो भाग जाती या फिर कुछ तो बचने की कोशिश करने लग जाती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो 2 बेटियां थी उनको बता दिया जाए कि उनके जो फादर थे उनकी बॉडी को निकाल लिया गया है कब्र से। किसी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पुलिस वाले उसके स्कूल तक आ जाते हैं। वो अपनी मदर को स्कूल से कॉल करती है एंड उन्हें बताती है कि फिर ये जो पुलिस वाले हैं वो मेरे स्कूल तक आ गए एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my God. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. All right, calm down and go back to class, all right? I love you. I love you too. एंड इस पर स्टेसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें स्कूल से लेने के लिए आ जाऊँ, तो वो कहती है नहीं मुझे रहना पड़ेगा स्कूल में, ऑब्वियसली पढ़ना है मुझे। तो स्टेसी कहती है ठीक है एंड अगर अब दोबारा आए तो तुम मुझे बताना। एंड इसी दिन जब एशली अपने घर पर जाती है तो 5-6 बजे के अराउंड जो उसकी मदर थी स्टेसी वो उससे पूछती है कि चलो ड्रिंक करते हैं एंड तुम्हारे दिन भी अच्छे नहीं जा रहे हैं, मेरे दिन भी अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं एंड सब कुछ भुला देते हैं। Rough week, let's just get drunk. I was like, cool, you know? What kind of teenager wouldn't think that was awesome? Your parents just gave you permission to drink. एंड इस दिन जब वो ड्रिंक कर रहे होते हैं तो फिर अचानक से उसकी मदर जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक डाल देती है उसकी बॉटल में एंड वो कहती है अपनी मदर से कहती है कि मम्मी इसमें कुछ थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह डाल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा खट्टी सी हो गई है। स्टेसी अपनी बेटी का ग्लास लेकर किचन में जाती है एंड वो वही ग्रीन लिक्विड, वही एंटी फ्रीजर उसकी ड्रिंक में डाल देती है एंड फिर वापस लाकर उसे दे देती है एंड एशली उस ड्रिंक को पी लेती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद एशली को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, उसे सब कुछ धुंधला देखने लग जाता है एंड वो ज़मीन पर गिर जाती है।
एंड फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है अपने आप को हॉस्पिटल में, एंड उसके सामने एक ऑफिसर खड़ा है जो उससे पूछ रहा है कि तुमने लेटर जो लिखा था उसमें तुमने क्या लिखा है, क्या तुमने ही लिखा है। एंड उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, वो अपने फादर को क्यों मारेगी एंड कौन सा लेटर, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। Weird, like how tired I actually got from finishing that drink. And so I told her I was gonna go lay down because I was about to pass out. Like that's how drunk I felt off of one drink. ये एंड एशली की ये सारी बातें सुनने के बाद जो उसकी मदर थी स्टेसी को पुलिस एकदम से अरेस्ट कर लेती है वहीं पर एंड उसे जेल में डाल देती है। woman tonight is charged with killing her husband, and investigators say it appears this is not the first time. What shocked the community was the idea that a mother would attempt to murder her own daughter to save her own skin, to blame her for the murders of her two husbands. What could be more basic than a mother's love for her child? 13 जनवरी 2009 को स्टेसी के केस का ट्रायल शुरू होता है। एशली की साइड से जो केस लड़ रहे थे वो थे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी विलियम फिट्जपैट्रिक। ये जो थे काफ़ी टाइम से इस केस से जुड़े हुए भी थे एंड इसीलिए ये एशली एंड उसकी जो सिस्टर थी उसका साथ देने का फैसला करते हैं। विलियम जो थे सबसे पहले एशली से क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, उसके फादर के बारे में पूछते हैं, कैसे उनकी डेथ हुई उसके बारे में पूछते हैं। एंड देखने वाली इस सब में बात ये थी कि जब एशली अपने फादर के बारे में बात कर रही थी तो वो जेन्युइनली अपसेट थी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि उनके साथ क्या हो गया एंड अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको मारने वाली उसकी खुद की माँ है। I want to ask you about the day your dad died. I saw him take and lift his arm up, and then he made a breath, and then he didn't move again after that. So I thought he was just sleeping. विलियम ने उससे ये भी पूछा कि उस दिन क्या हुआ था जब उसकी मदर ने उसको पॉइजन करा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी अपनी मदर से इस सब के बारे में बात करते हुए एंड वो काफ़ी ज़्यादा उसके चेहरे पर तुम डर देख सकते हो। She came home and she was like, let's get drunk. Let's get just totally drunk. Now, Ashley, I want you to explain to the jury, if the cup tasted bad and you didn't enjoy it, why would you drink it? Because I trusted her. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. What did you drink? What did you do? What did you take? What did you write in that note? But I didn't know what he was talking about because I didn't write a note and I didn't take anything. ये जो ट्रायल था 3 महीने तक चलता है एंड 3 महीने के बाद इसका रिजल्ट आता है। काफ़ी ज़्यादातर सबूत ऑब्वियसली एशली के फेवर में ही थे बिकॉज पुलिस ने कंप्यूटर वगैरह भी चेक करा, जिस कंप्यूटर से ये जो लेटर था जो एशली के बराबर में मिला था उसको निकाला गया था एंड जब वो था वो प्रिंट करा गया था 12 सितंबर 2:27 पर। एंड ये वो टाइम था जिस टाइम पर एशली अपने स्कूल में थी बिकॉज उसी दिन पुलिस भी उससे मिलने गई थी स्कूल में। तो इस टाइम पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एशली ने अपने घर के कंप्यूटर से ये प्रिंट निकाला हो लेटर। एंड उस टाइम पर घर पर सिर्फ स्टेसी थी तो ये मतलब साफ था कि स्टेसी ने ही वो लेटर लिखा था। एंड इसी सब के बीच स्टेसी की खुद की एक फ्रेंड भी सामने आती है जो बताती है कि उसने स्टेसी की हेल्प करी थी डेविड की डेथ के टाइम पर उसकी जो विल थी उसको चेंज करवाने में एंड डेविड का साइन फेक करवाने में। यानी कि जो डेविड की विल पड़ी गई थी जिसमें कि उसने अपना सब कुछ जो स्टेसी के नाम पर कर दिया था वो एक्चुअल में डेविड की विल थी ही नहीं। स्टेसी ने डेविड की डेथ के बाद उसको चेंज करा था एंड डेविड का जो साइन था वो फेक करवाया था। Me feel a lot better, like that he remembered good times, not just the bad time. ये सब सुनने के बाद जो डेविड का खुद का बेटा था उसको भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसके फादर उससे नफरत तो नहीं करते थे। एंड एट द एंड एशली को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है एंड एशली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से दुखी भी होती है कि उसकी जो मदर थी उसने उसके फादर को छीन लिया उससे एंड जो वो बहुत ही अपना स्वीट टाइम अपने फादर के साथ स्पेंड कर सकती थी वो अब अपनी मदर की वजह से ही नहीं कर पाएगी। And in the hallway and someone had said we had a verdict and she just dropped to her knees on the ground. The people of the state of New York versus Stacey R. Castor, the jury's reached a verdict. As to count number 1, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. On count 2, attempted murder in the second degree, what's the verdict? Guilty. All I could do was just cry because I was just so happy. You could just feel this huge weight just being lifted right off of you. You're not just a danger to the general public, you're a danger to the people who love you and are closest to you. And I believe that the sentence I'm about to impose will remove that danger once and for all. Honestly, that was the best day of my life. Because I knew that people knew that I didn't do it.
मतलब उसने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि जो उसकी मदर थी वही उसके फादर की जान ले रही थी। वो कभी ये इमेजिन ही नहीं कर सकती थी, बिकॉज वो अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी एंड उनको वो बहुत ही ज़्यादा एडोर करती थी यार। एंड तुम सोचो, एक औरत ने अपने दोनों हस्बैंड को मार दिया, उसके बाद उसने अपने क्राइम्स को कवर करने के लिए अपनी बेटी को पॉइजन कराया एंड उसकी तरफ से एक लेटर लिखा जिसमें कि उसने अपनी बेटी को ही फ्रेम करने की कोशिश करी। मतलब दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन यार। मतलब एंड जब स्टेसी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तो फिर वहाँ पर जब उससे क्वेश्चनिंग करी गई कि आपके हस्बैंड कैसे मरे, आपकी बेटी ने उसे पॉइजन करा था, उसको बिल्कुल भी दुख नहीं था। Ashley poisoned him? I did not poison him. When did Ashley poison him? I can't answer that question. Through all of this, Stacey Castor is showing no emotion. And then Prosecutor Fitzpatrick explodes. My God! You lost 2 husbands to poisoning! Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave! Stacey Castor remains cool, calm, collected. तो यार जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो कर लो, क्या पता कल वो हो ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।